हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम क्या था, किंगडम प्लांटी। यानी जो भी हमारा एक पौधों का जगत है उस जगत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। ओके, आज हम शुरू करते हैं एक नया उसी का एक नया समूह, जिसका नाम क्या है, थैलोफाइटा। जिसका क्या नाम है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है पहले ये जान लें। थैलोफाइटा भाई, ये जो थैलोफाइटा है इसका नाम थैलोफाइटा क्यों रखा गया, ठीक। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, थैलो का मतलब होता है जिसमें थैलमस होता है, जिसमें जो बॉडी होती है वो पूरी वेल डिफाइंड नहीं होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, थैलो कह सकते हैं। ओके, तो ये जो थैलोफाइटा का जो ये ग्रुप है, जो ये थैलोफाइटा का डिवीज़न है, ठीक। इस डिवीज़न में जितने भी प्लांट आएंगे, इस डिवीज़न में जितने भी प्लांट आएंगे वो सारे कैसे होंगे, सबसे पहली कंडीशन उनके साथ ये होगी कि वो एक्वेटिक होंगे। कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक क्यों होंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। क्या होते हैं, वे सारे एल्गी होते हैं। एल्गी का मतलब क्या है, एल्गी मतलब जिसको हम शैवाल कह सकते हैं हिंदी में। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हो, शैवाल। शैवाल वहीं पे उगती है जहाँ पे थोड़ा पानी होती या फिर नमी होती, ह्यूमिडिटी होती, वहीं पे शैवाल क्या होती है, उगती है, ठीक। और ऐसे अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा जगह होगा या सूखा स्थान होगा, वहाँ पे क्या होगी, एल्गी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। लेकिन ये वहाँ पे ग्रो करेगी जहाँ का स्थान कैसा होगा, गीला होगा, वहाँ पे क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसके साथ साथ इसमें सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस वाला। उसके बाद और कई डिफरेंसेस हैं, जैसे कि सेल वॉल या फिर बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेनी डिफरेंस। ओके, तो जो एल्गी है इसमें हम देखते हैं कि थैलोफाइटा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा इसमें बोर्ड पे कुछ लिखा गया, उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। दिस इज द ग्रुप ऑफ द थैलाइड प्लांट इन विच बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू अ रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी हमने आपको सबसे पहले कहा कि ये जो थैलोफाइटा का जो समूह है, इस समूह में जितने भी प्लांट होते हैं कैसे होते हैं, जिनका जो बॉडी होता है, जो शरीर होती है, वो इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ। यानी इनकी जो पूरी शरीर होती है, पूरी जो बॉडी होती है, किसमें डिफरेंशिएट नहीं होती, बटी नहीं होती, अलग अलग भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कि हमारा रूट जड़ हो गई, स्टेम यानी तना हो गई, लीफ यानी पत्तियां हो गई। यानी इसके जितने भी बॉडी होती है, पूरी बॉडी में जो भी पार्ट होते हैं वो पार्ट डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए नहीं होते हैं। किस अलग अलग भागों में, जैसे कि जड़ों में, तनों में और पत्तियों में। ओके, द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिनियस इन 1775। यानी जो ये एल्गी टर्म आया, जो ये एल्गी नाम का जो ये शब्द आया, इसका सर्वप्रथम जिसने इस शब्द को खोजा था उसका नाम तो क्या था, उसका नाम लीनियस था। उसका नाम क्या था, लीनियस। कब खोजा था, इन 1755 में, 1755 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एल्गी का जो एक टर्म था, एल्गी का जो ये नेम था वो खोजा था इन्होंने। किसने खोजा था, लीनियस ने खोजा था। ओके, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड अ फाइकोलॉजी। लेकिन हम जिसमें एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम फाइकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में इतनी। यानी कि इस जितने ये जो एल्गी का जो थैलोफाइटा का जो ये समूह होता है, इस समूह में जितने भी प्लांट होंगे कैसे होंगे, उनकी जो बॉडी होगी रूट, स्टेम और लीफ में नहीं बटी हुई होगी। यानी उसका जो बॉडी होगा क्या, थैलमस टाइप स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि एल्गी शब्द का जो सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था, लीनियस ने किया था। कब किया था, इन 1755 में। ओके, उसके बाद अगली चीज क्या है कि हम जब एल्गियों के बारे में अध्ययन करते हैं, भाई एल्गी भी कई तरीके की होती होंगी। अभी तो हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी ये थैलोफाइटा क्या एक तरीके का एक डिवीजन है। डिवीज़न नंबर 1 थैलोफाइटा, जिसमें कि क्या होती थी, हमने जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। यानी हम उनके शरीर के जो भाग होते हैं उनको हम आसानी से उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीफ कहाँ है।
इसलिए इनको थैलोफाइटा में रखा गया। ओके, तो बाकी उसके बाद इसका जो इस्तेमाल किया किसने किया, लिनियस ने किया। उसके बाद जब इसकी स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ये ठीक है, इतनी बात हो गई, लिख लीजिए इसको। अब बात हम करते हैं कि थैलोफाइटा में जो भी इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर ली जाए। यानी उनका जनरल कैरेक्टर क्या होगा, उनमें जो सामान्य लक्षण होंगे वो क्या होंगे। ठीक, इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है, मोस्ट एल्गी ऑकरिंग, यानी सबसे पहले हम ये जाने को पाए कहाँ जाएंगे, यानी उनका ऑकरेंस क्या होगा, यानी वो पाए कहाँ जाएंगे, किस स्थान पे कैसा हैबिटेट होगा जहाँ पे वो पाए जाएंगे। ठीक, तो मोस्ट एल्गी ऑकर इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जितने भी एल्गी होंगे, एल्गी जितने भी होंगे कहाँ पे पाए जाएंगे, सब एक्वेटिक होंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका जो जनरल कैरेक्टर ये है कि एल्गी जहाँ भी होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, पानी में ही पाए जाएंगे। यानी उनका एक हैबिटेट होगा, उनका एक आवास होगा कि वो कहाँ पे पाए जाएंगे, एक्वेटिक, जलीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक, जितने भी एल्गी हैं, जितने भी शैवालें होंगी कहाँ पे पाई जाएंगी, एक्वेटिक पाई जाएंगी। लेकिन इसमें दो पॉइंट है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। पहला क्या, फ्रेश वाटर फॉर्म, दूसरा क्या, मैराइन वाटर। यानी उसमें से भाई अब ये बात तो हुई कि एक्वेटिक होंगे, लेकिन एक्वेटिक में भी पानी कई तरीके के होते हैं, कहीं पानी गंदा है तो कहीं पानी साफ है। ठीक, तो किस पानी में पाए जाएंगे ये भी बात है। तो ये कैसे होंगे, यानी फ्रेश वाटर तो जो शुद्ध पानी, साफ पानी होगा वहाँ पे तो पाए जाएंगे, उसके साथ साथ ये मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। मैराइन वाटर का मतलब क्या है कि खारे पानी में, खारे जल में भी एल्गी पाए जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई। यानी पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये एक्वेटिक होंगी, जितने भी इसमें एल्गी की जितने भी एल्गी होंगी वो कैसी होंगी, एक्वेटिक होंगी, लेकिन वो फ्रेश वाटर भी होंगी और मेराइन वाटर भी होगी। यानी वो शुद्ध जल में भी पाई जाएंगी, उसके साथ साथ वो खारे जल में भी पाई जाएंगी। इसके लिए एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में फ्रेश वाटर में कौन पाया जाएगा, जैसे स्पायरोगायरिया हो गया, हाइड्रोडिक्टियान हो गया, ये क्या होंगे, कहाँ पे पाए जाएंगे, ये सब फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। यानी जो पानी साफ होगा, जैसे तालाब का पानी हो गया, ठीक, तो ये पानी क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर कहा जाता है। क्यों फ्रेश वाटर कहा, क्योंकि स्टिल वाटर है। ठीक, उसके साथ साथ मैराइन वाटर, मैराइन वाटर मतलब जैसे समुद्री जल हो गए, समुद्र में भी भाई बहुत से ऐसे शैवालें हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं। ठीक, जैसे कि बाउचेरिया हो गई हमारी, बाउचेरिया के बाद और बहुत से ऐसे ऐसे न्यूरोसिस्टिस हो गया, और बाकी ऐसे कई एल्गी ऐसी हैं जो कि कहाँ पे पाई जाती है, मेराइन वाटर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट इसका क्या है, मोस्टली एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक बट फ्यू आर हेटेरोट्रॉफिक एज वेल। जैसे कि हम बात करें इनके फूड हैबिट की, यानी जो ये भोजन ग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं, एक्वेटिक ही क्या भोजन ग्रहण करते समय ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्या हेटेरोट्रॉफिक के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब उनकी भोजन की बात आई तो क्या हुआ कि वे ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉफिक तो होंगे, यानी स्वपोषी तो होंगे, अपने आप अपना भोजन स्वयं तो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे। हेटेरोट्रॉफिक होने का मतलब कि किसी विषम परिस्थितियों में आने पे वो क्या करेंगे, किसी अन्य जीव पर भी निर्भर होकर के अपना भोजन ग्रहण करेंगे। इतनी बात समझ में आई। पहला पॉइंट ये था कि वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, यानी वो एक्वेटिक वाटर में ही पाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि ऑटोट्रॉफिक होंगे, वो स्वपोषी होंगे, उसके साथ साथ वो विषम परिस्थितियों में क्या हो सकते हैं, विषम पोषी भी हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो विषम पोषी भी होते हैं, यानी दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित भी होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या, प्लांट बॉडी इज थायलाइड, यानी जो उनकी प्लांट बॉडी होगी कैसी होगी, थायलाइड होगी। इट कैन बी वेरियस टाइप, यानी थायलाइड होगी, उसके साथ साथ उसकी जो बॉडी होगी कई तरीकों से हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला क्या, यूनिसेलुलर मोटाइल, एक कोश की हो सकता है, उसके साथ साथ मोटाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैपेबल है जाने के लिए, यानी वो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसमें जो यूनिसेलुलर मोटाइल में जितने भी एल्गीज आएंगी वो क्या होंगी, मोटाइल होंगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने आप को इतनी सक्षम है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। यानी पानी के बहाव के कारण वो क्या करती हैं, एक स्थान से अपने स्थान को चेंज भी कर सकती हैं। कौन सी, यूनिसेलुलर मोटाइल। वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं उसी में
यानी उसी में कुछ ऐसी भी एल्गीज होती हैं जो कि यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल होती हैं। नॉन मोटाइल होने का मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती हैं, अपने आप को स्टिल रखती हैं, उसके साथ साथ एक स्थान पे ही रखती हैं कि वो मूवमेंट नहीं करती हैं, ठीक, उन्हें नॉन मोटाइल कहेंगे। कॉलोनियल मोटाइल यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि जब समुदाय में होते हैं तो समुदाय में ही क्या करते हैं, अपने आप को लेके जाते हैं। उनमें मोटाइल कैसे होता है, सामुदायिक मोटाइल का मतलब होने का मतलब ये है कि अगर वो एक समूह में 10 की संख्या में है वो, तो साथ साथ जब भी मूवमेंट करेंगे तो 10 की संख्या में दसों साथ में ही मूवमेंट करेंगे, ठीक। लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी उसके टाइप होते हैं जो कि क्या करेंगे, कॉलोनियल नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उनकी समुदाय तो होती है लेकिन उसके साथ साथ वो मोटाइल नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होने का मतलब रेसे जैसे धागे होते हैं, ये धागे दिख रहे हैं, इस धागे के आकार के कुछ ऐसे भी एल्गीज होती हैं जो कि धागे के आकार में, धागे के नुमा में होती हैं, उन्हें फिलामेंटस कहते हैं। उसके साथ साथ एक टाइप इसका और है जैसे हेट्रोट्राइकस है। तो हेट्रोट्राइकस में क्या होगा कि विषम लैंगिकता, इसको जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषम लैंगिकता कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अगर होगा आपके सिलेबस में तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे भी उनके बॉडी होते हैं जो कि क्या होते हैं, हेट्रोट्राइकस होते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में। इसमें इसके कुछ एक एग्जाम्पल सामने दिए गए, जैसे अगर यूनिसेलुलर मोटाइल है तो जैसे क्लाइडोमोनास हो गया, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल है तो क्लोरेला हो गया, कॉलोनियल मोटाइल है वॉल्वॉक्स हो गया, क्लोनोनियल नॉन मोटाइल है हाइड्रोडिक्टियान हो गया, फिलामेंटस है स्पायरोगैरिया हो गया, उसके साथ साथ कई ऐसे और अन्य एल्गी होंगे उनके साथ, ठीक है, और हैं भी, लेकिन हम केवल एक एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। हेट्रोट्राइकस में जैसे कोलिकेटा हो गया, ठीक। तो ये सारे क्या है, उसके जनरल कैरेक्टर हैं, यानी अगर वो एल्गी है, अगर वो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है तो उसमें ये सारी खासियतें पाई जाएंगी। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। हमारा इसी जनरल कैरेक्टर में अगला पॉइंट है हमारा कि उनका जो फूड होता है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है। भाई अलग अलग टाइप के एल्गी हैं तो उनके फूड स्टोर भी अलग अलग तरीके से होंगे, ठीक है। द रिजर्व फूड मटेरियल वेरीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, यानी उनके जो क्लास होंगे, जो उनके वर्ग होंगे, उन वर्गों के आधार पर जैसे जैसे अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके के एल्गी जब अलग अलग क्लास के होंगे तो उनमें जो रिजर्व फूड होगा, जो उनमें फूड स्टोर करने की जो क्षमता होगी, उसके साथ जो भी कंपोनेंट होंगे उसके वो भी अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे कि कोई एक एल्गी है जो कि स्टार्च को स्टोर कर रहा है, तो कोई एल्गी है जो कि फ्लोरोडियन स्टार्च स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग एल्गी के क्लास के आधार पर, यानी एक क्लास से अगर हम अदर क्लास में, अनदर क्लास में जब हम इंटर करेंगे, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी जो उनका रिजर्व फूड मटेरियल होगा क्या होगा, वो भी अलग हो जाएगा, दूसरा हो सकता है और हो भी जाएगा, ओके। जैसे ग्रीन एल्गी में हम देखें तो ग्रीन एल्गी में जो फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्या होता है, स्टार्च होता है। वहीं हम ब्राउन एल्गी में देखें, यानी अगर हम हरी शैवालों में देखें तो स्टार्च होगा, लेकिन वहीं हम भूरे शैवालों में देखें तो क्या होगा, लेमिनेरिन और उसके साथ मैनिटॉल होगा। मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल एक तरीके का शुगर है, मैनिटॉल क्या एक तरीके का शुगर है, लेकिन वहीं जो लेमिनेरिन है वो क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, ठीक, यानी एक जटिल स्टार्च है। जटिल स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं, ओके, जो कि क्या है, एक ही रूप होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, यानी लेमिनेरिन भी क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है। रेड एल्गी की बात होगी, अगर मान लीजिए रेड एल्गी है तो उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल, यानी जो भी रोडोफाइसी के क्लास में आने वाले जितने भी एल्गी होंगे वो कैसे होंगे, उनका जो फूड रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, फ्लोरोडियन स्टार्च होगा, यानी उनमें फूड कैसे स्टोर होगा, फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एल्गी थैली आर वेरियसली कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, यानी उनमें जिस तरीके के पिगमेंट पाए जाएंगे, जिस तरीके के उनमें लवक पाए जाएंगे, उनके आधार पे जो एल्गी होगी उसका जो थैलस होगा, जो उसकी पूरी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, उसका कलर अलग अलग होगा, यानी उसमें अगर कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है वही पिगमेंट निर्धारित करेगा कि उसका कलर क्या होगा। अगर वो उसमें जैसे कि अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो यानी वो क्या
कैसा होगा, ग्रीन कलर्ड होगा। लेकिन वही अगर कैरोटीनॉइड पाया गया तो क्या होगा, ब्राउन येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वहीं अगर फाइकोबिलिन पाया गया तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रेड एल्गी के लिए, उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये है कि एल्गी का जो भी पिगमेंट होगा वो निर्धारित करेगा कि उसका जो कलर होगा, बॉडी का जो कलर होगा कैसा होगा, यानी उसके थैलस का कलर कैसा होगा, कौन निर्धारित करेगा, जो उसमें उपस्थित जो भी पिगमेंट होगा। बात समझ में आई। अगला पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन में ऑकर वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, यानी उनमें जब रिप्रोडक्शन होगा, जब भी थैलोफाइटा में यानी एल्गी में जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन उसमें कैसे हो सकता है, 3 तरीकों में हो सकता है। और वो तरीका कौन सा होगा, एक होगा वेजिटेटिव, एक होगा सेक्सुअल, दूसरा और अगला क्या होगा, एसेक्सुअल, यानी वो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उसके साथ साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेंगे। बात समझ में आई। यानी इसमें तीसरा पॉइंट हम जो चौथा पॉइंट हमारा 3 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, चौथा पॉइंट हमारा जो है जनरल कैरेक्टर का वो ये है कि उनका फूड मटेरियल कैसा रिजर्व होगा, यानी वो जो फूड मटेरियल कैसे स्टोर, किस रूप में स्टोर करके रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि उनमें उनका कलर कैसे आधारित होगा, यानी उनके अंदर जो भी पिगमेंट पाया जाएगा उसके आधार पर उनका कलर होगा। उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन होगा कैसे, एसेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है और वेजिटेटिवली भी हो सकता है। ठीक, लिख लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे आगे उसके और अदर जो जनरल कैरेक्टर है उसमें अगला हमारा जनरल कैरेक्टर क्या है, लोकोमोशन इज एब्सेंट इन मोस्ट एल्गी, यानी कई ऐसे एल्गी भी होती हैं जिनमें लोकोमोशन नहीं होता है, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। एंड इज सीन बाय द लोअर फॉर्म बाय फ्लैजेला, और वो उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि लोकोमोशन दिखाई भी देता है। तो जिनमें दिखाई देता है उनमें कब दिखाई देता है, जब वो लोअर फॉर्म में होते हैं, जब वो छोटे रूप में होते हैं तब उनमें दिखाई देता है, किसके द्वारा, बाय फ्लैजेला के द्वारा दिखाई देता है। ये भी कितने तरीके के होते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं। इससे पहला क्या होता है, एक्रोनिमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, प्लूरोनिमेटिक होता है। इसमें भी जो इनका जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन भी कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक क्या होता है, एक्रोनिमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, प्लूरोनिमेटिक होता है। एक्रोनिमेटिक का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो भी लोकोमोशन नेक के पास से होता है उसे क्या कहते हैं, एक्रोनिमेटिक कहते हैं। लेकिन वहीं जब जैसे कि पानी में थोड़ा भी हलचल हुआ, उस हलचल के कारण जब क्या हुआ, लोकोमोशन हुआ, दिस इज कॉल्ड प्लूरोनिमेटिक। उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरोनिमेटिक, यानी झिलमिलाहट जैसी जब लोकोमोशन होता है तो उसे प्लूरोनिमेटिक। लेकिन जब नेक के पास से बेंड होकर के लोकोमोशन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक में हमेशा क्या होगा, नेक यानी जहाँ गर्दन होती है, गला होता है, उसके पास से लोकोमोशन होगा, दिस इज कॉल्ड एक्रोनिमेटिक। लेकिन जब हमारा जो उनका जो शरीर होगा क्या होगा, जब पानी में हल्की झिलमिलाहट उत्पन्न होगी, उनसे जब क्या होगा, लोकोमोशन होगा, दिस इज कॉल्ड प्लूरोनिमेटिक। ओके, अगला पॉइंट हमारा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन वेरियस मेथड, यानी उनमें जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो वो भी कई तरीकों से होगा। जैसे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है उनमें, बडिंग हो सकती है उनमें, उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ एकाइनिड्स, एकाइनिड्स के फॉर्मेशन के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर आर प्रोड्यूस्ड माइटोटिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूस होंगे, यानी जो स्पोर होंगे, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। उसके साथ साथ उनमें क्या होगा, माइटोटिकली डिवीजन होगा और उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते किसके लिए, अगर हम बात करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो भी कई तरीकों से होता है। जैसे आइसोगेमी हो गया, एनाइसोगेमी हो गया, उसके साथ साथ ऊगेमी हो गया। ठीक, लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर के द्वारा, एप्लानोस्पोर के द्वारा, हिप्नोस्पोर के द्वारा और आटोस्पोर के द्वारा, इन 4 स्पोरों के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आइसोगेमी, दूसरा एनिसोगेमी
और तीसरा उगेमी। ठीक, तो ये जितने भी पॉइंट थे ये सारे पॉइंट क्या थे, हमारे जनरल कैरेक्टर थे किसके, थाइलोफाइटा। अगर वो थाइलोफाइटा के समूह से अपने आप को बिलोंग कराएगा तो उसमें ये सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब बात हम करेंगे आगे इसके कि थाइलोफाइटा जो ग्रुप है, डिवीज़न है, इसमें क्लासिफिकेशन इसका कैसे हुआ होगा। हम इसको इरेज कर दें, इससे पहले आप लिख लीजिए। अब बात हमें करनी है क्लासिफिकेशन की, यानी अगर ये थाइलोफाइटा जो डिवीज़न है इसमें क्लासिफिकेशन इसका कैसे हुआ होगा, तो इसमें जितने भी प्लांट आएंगे वो सब क्या होंगे, एल्गी होंगे। एल्गी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सब ग्रुप बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट रिजर्व फूड मटेरियल। यानी एल्गी का जो ये डिवीज़न हुआ है, जो ये सब ग्रुप में ये बटा हुआ है, ये बटा किसके आधार पर है, उसमें कैसा पिगमेंट उसका कैसा होगा, उसके साथ साथ उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा। यानी उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट है, उसमें जो उनके अंदर जो मटेरियल, जो भी फूड रिजर्व हो रहा है, जो भी फूड स्टोर हो रहा है वो कैसा होगा, उसके आधार पे इनका डिवीज़न हुआ है। जिसमें सबसे पहला ग्रुप क्या है, फ्लोरोफाइसी, दूसरा थियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। इन सभी के अंतर्गत जितने भी हमारे जितने भी एल्गी आएंगी वो सब इन सभी ग्रुप के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके साथ इनके जो भी जनरल कैरेक्टर या फिर जो आपके सिलेबस में होगा वो लेके आगे। ओके, तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि थाइलोफाइटा होता क्या है, फिर उसके बाद उसके कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़े और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन पढ़े। ठीक है, बाकी जो पिछली वीडियो हैं उनको भी आप दोहराते चलिए, पढ़ते चलिए। कोई भी दिक्कत होती है या इस वीडियो में या पिछली वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसमें हमको दिक्कत है, हम उसको और बेहतर समझाने का आपको प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू क्लास।